एक विल बनाने का ना बहुत ही सिंपल तरीका है। ये हमारे इंडियंस की मेंटालिटी है, सोच है कि हम विल क्यों बनाएं। हर कोई सोचता है मैं अभी थोड़ी मरने वाला हूँ। नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग होती है दैट एवरीथिंग गोज आइदर टू द वाइफ और टू द नो सन्स। नो। तो क्लास 1 लीगल एयर में आते हैं मदर, वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक मेरे पास में ऐसा केस आया था जिसमें फादर की डेथ हुई। फादर ने विल करी, रजिस्टर्ड विल करी। कॉस्ट बता रहे थे आप, कॉस्ट बताइए इसका कितना विल का कोई भी कॉस्ट नहीं है। विल बनाने आप जिस भी लॉयर के पास जाते हैं उनकी जो प्रोफेशनल फीस होगी दैट विल वेरी। आजकल बहुत लोग सोचते हैं कि चैट जीपीटी कर लिया, वो उसमें आ गया। चैट जीपीटी से बहुत गलतियां होती हैं, झूठी विल तो बहुत बनती है। पेरेंट्स कैन रिवोक दैट गिफ्ट। अगर विल में कुछ गड़बड़ नहीं है, अगर जेन्युइन विल है, तो कितने टाइम में आफ्टर द डेथ ऑफ द डिसीज राइटफुल लीगल हेयर्स को विल के हिसाब से एसेट्स मिल जाते हैं? इंडिया में 60% से ज्यादा सिविल केसेस आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड लैंड इश्यूज, और उसमें से भी बहुत भारी तादाद में फैमिली फ्यूड वाले इश्यूज होते हैं जो सक्सेशन और इनहेरिटेंस रिलेटेड होते हैं। टुडे आई एम एट द ऑफिस ऑफ फॉर्च्यून लीगल एडवोकेट्स एंड आई एम जॉइंड बाय एडवोकेट पंकज मेहता, जो हमको समझाएंगे विल कैसे बनाते हैं, विल बनाने में कौन से मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए, किन गलतियों की वजह से विल कोर्ट में चैलेंज हो सकती है, पूरा प्रोसेस क्या है, खर्चा क्या है, कहाँ विल करनी चाहिए, कहाँ गिफ्ट डीड करना चाहिए, कहाँ ट्रस्ट करना चाहिए। एंड मान लीजिए अगर कोई विल नहीं है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, देन व्हाट इज द लीगल ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज का एपिसोड काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। प्लीज जॉइन अस। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी रियल इंडियन जॉइंट फैमिली सिनेरियो। मान लीजिए घर में 3 जनरेशन रहते हैं। ग्रैंड मदर रहती है, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, ग्रैंड मदर के सन, दोनों 60-65 साल की उम्र के, और उनके 3 बच्चे, 2 sons, both are married, और एक daughter, she is also married, she does not stay with them. Okay. ऐसे केस में अगर फादर की, who is the head of the family, if he passes away without a will, तो लीगल ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस क्या रहता है? If the father passes away, फादर की डेथ हो जाती है, तो उनके जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी टू द मदर, वाइफ एंड द चिल्ड्रन इन इक्वल शेयर। 5 लोगों को बराबर हिस्सा मिलेगा। 3 बच्चे हो गए, तीनों को, उनकी जो वाइफ है और उनकी जो मदर है, अच्छा, सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा। बिकॉज नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग होती है दैट एवरीथिंग गोज आइदर टू द वाइफ और टू द सन्स। नो, इट विल बी डिवाइडेड एज पर द इंडियन सक्सेशन एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो उसमें ना क्लासेस ऑफ लीगल एयर्स बनाए गए हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो क्लास 1 लीगल एयर में आते हैं मदर, वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो इसी केस फादर में नहीं अगर आते हैं। ग्रैंडफादर होते तो ग्रैंडफादर को नहीं मिलता, उनको नहीं मिलता। उनको नहीं मिलता। अगर ये वाइफ और बच्चे नहीं होते तो फादर क्लास 2 लीगल एयर में आते हैं। उसमें भी जब लीगल एयर्स आते हैं उसमें भी सीरियल बने हुए हैं कि ये क्लास 2 में ये प्रिसीड करेंगे, सुपरसीड करेंगे। क्लास 2 में भी क्लासेस बनाई हैं, 1, 2, 3, 4 सब क्लॉसेस बनाए गए हैं। तो फादर जो है क्लास 2 में सबसे ऊपर आ जाते हैं, तो उनको मिल जाएगा। उसके बाद जो है क्लास 2 में फादर की साइड से जो चाचा हो गए, ठीक है, ताया हो गया, उनको मिल जाएगा, वो नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं। अच्छा। वो भी नहीं है तो उसके बाद मामा के साइड पे चले जाते हैं। तो ऐसे डिवाइड होता जाता है। वो तो बेसिकली हम कई सारे केसेस में सुनते हैं जहाँ वाइफ कहती है बेसिकली कि मैं तो हस्बैंड के सब तरह के अकाउंट्स में, प्रॉपर्टी में नॉमिनी हूँ, तो सब कुछ वाइफ को मिल जाएगा। दैट अंडरस्टैंडिंग इज नॉट करेक्ट। नहीं, दैट अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट टू द एक्सटेंट कि वाइफ जो है नॉमिनी है अगर अकाउंट में, शी इज कस्टोडियन ऑफ द अमाउंट, ऑफ द अमाउंट इन द बैंक अकाउंट्स, ठीक है। लेकिन बाकी जो लीगल एयर्स हैं दे कैन क्लेम देयर शेयर फ्रॉम द बैंक अकाउंट, फ्रॉम द मदर और द वाइफ। जो वाइफ है सर्वाइविंग, जैसे मान लो अगर 100 रुपये बचे हैं, 100 रुपये उनके अकाउंट में थे, हस्बैंड वाइफ के जॉइंट अकाउंट में, 50 रुपये के हस्बैंड थे और 50 रुपये की वाइफ थी। अब 50 रुपये जो हस्बैंड के थे, वाइफ के जो है वो तो उनके अपने ही है, जॉइंट अकाउंट में 50-50 था। अब जो बाकी 50 रुपये बचे उसके 5 हिस्से हो जाएंगे। मदर के पास में गया, 1 हिस्सा वाइफ के पास में जाएगा और 3 हिस्से बच्चों के पास जाएंगे। तो 10-10 रुपये बच्चे जो हैं वो अपना 10 रुपये मांग सकते हैं। हर बेटा, 2 बेटे और 1 बेटी है, वो कहेंगे 10 रुपये मेरे, 10 रुपये मेरे हैं, और बेटी कहेगी 10 रुपये मेरे, मदर कहेगी 10 रुपये मेरे। सो रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिगार्डलेस कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, यू हैव अ शेयर इन दैट प्रॉपर्टी। थोड़ा सा इसको एक केस लेके समझते हैं, ठीक है। एक हस्बैंड वाइफ है, जैसे आपने बोला इंडिया में जॉइंट एसेट्स का काफी कल्चर है। बहुत सारे मदर डॉटर्स के जॉइंट लॉकर्स होते हैं, सास बहू के जॉइंट लॉकर्स होते हैं, जॉइंट एफडीज, प्रॉपर्टीज हस्बैंड वाइफ के बहुत कॉमन है। तो मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ की जॉइंट प्रॉपर्टी है एंड हस्बैंड पासेस अवे विदाउट अ विल,
तो हमको समझ में आ गया कि उनके क्लास 1 heirs के बीच में 50% जो उनका प्रॉपर्टी का शेयर है दैट विल गेट डिवाइडेड। यस, क्लैरिफाई करने के लिए, तो 50-50% हस्बैंड वाइफ का प्रॉपर्टी शेयर है। यस, वाइफ विल गेट हर 50% यस, and बाकी 50% will be equally split between the mother, children and the wife. या एंड द वाइफ, यस, Correct. इस केस में अगर मान लीजिए husband made a will before he passed away यस, and he wrote everything for for one of the sons or for यस, his mother or Yes. for his father, will थी. In that case, what will be the division of property? अगर विल बनाई है और वो विल जो है सुपरसीड कर जाएगी अगेंस्ट दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स टू द लीगल हेयर्स, क्योंकि विल जो है वो डिसाइड करती है कि जो डिसीज्ड हैं, जिनकी डेथ हुई है, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी, वो क्या चाहते थे। Okay. अगर वो अपना शेयर जो है किसी अपने एक बेटे को देना चाहते हैं या अपनी वाइफ को देना चाहते हैं या वो देना चाहते हैं किसी स्ट्रेंजर के नाम पे भी, Okay. तो वो विल के हिसाब से उनके पास चली जाएगी। अच्छा, सो दैट राइट ऑल्सो एग्जिस्ट्स कि Yes. आप हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को, कोई नॉन ब्लड रिलेटिव को भी अपना इनहेरिटेंस दे सकते हैं। यस, यू And कैन गिव। देन विल सुपरसीड एनी नॉर्मल ऑर्डर ऑफ लीगल इनहेरिटेंस। यस, जो अब तक हमने एस्टैब्लिश कर लिया है दैट विल सुपरसीड एनी अदर Yes. ऑर्डर ऑफ लीगल इनहेरिटेंस। तो एक बार फॉर आवर व्यूअर्स, इफ यू कुड एक्सप्लेन टू अस वेरी सिंपली कि विल बनाते कैसे हैं किसी नॉर्मल इंसान को जिसने जिंदगी भर मेहनत की है, एक घर, कुछ बिजनेस बनाया है, तो वो देखो, विल बनाता कैसे है? एक विल बनाने का ना बहुत ही सिंपल तरीका है। ये हमारे इंडियंस की मेंटालिटी है, सोच है कि हम विल क्यों बनाएं। हर कोई सोचता है मैं अभी थोड़ी मरने वाला हूँ। इट इज कंसिडर एज बैड ओमेन कि मैं अपनी डेथ के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन इवेंचुअली दैट इज ऑल्सो ट्रुथ ऑफ लाइफ दैट एवरीबडी हैज टू गो समडे, और इट्स वेरी अनसर्टेन, किसी को नहीं पता कब जाना है। तो ये तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आपके बाद में आपकी प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट ना हो, एक विल बना देनी चाहिए। अब विल का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है कि कोई बोले कि कोई फॉर्म आता है, कोई डॉक्यूमेंट की स्टेजेस हैं कि हमें ये सब चलने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक सिंपल पेपर पे भी विल बना सकते हो, साइन करके और 2 विटनेस के साइन करा दीजिए, दैट इज ऑल्सो वैलिड। इसमें एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि क्या जरूरी है, मैंडेटरी है कि विल हैंड रिटन होनी चाहिए कि हैंड रिटन नहीं होनी चाहिए? वो नहीं। myths भी एक बार क्लियर नहीं, देयर इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपकी विल हैंड रिटन है कि ये आपने टाइप करा रखी है। आपको विल में सिर्फ एक कुछ प्री कंडीशंस हैं जो जरूर फॉलो करनी चाहिए। एक, विल जो है फ्री फ्रॉम एनी फोर्स कोएशन, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं बनानी चाहिए। आपकी अपनी सोच समझ और आपकी जो है फैकल्टीज जितनी भी है, शरीर के लिम्ब जो है हमारे, मैं एक सेन आदमी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एकदम पागल हूँ या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और मेरे को एपिलेप्सी है या कुछ और है, मेरे को बीमारियाँ हैं, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है मेरे पास में। मैं मतलब एकदम स्वस्थ इंसान हूँ और मैंने उस समय विल बनाई है अपनी पूरी सोच समझ के साथ में। ऐसा लिखना है विल, ऐसा लिखा होना चाहिए कि मैं एकदम स्वस्थ और निरोगी हूँ, या मेरी जो दिमाग और मानसिक संतुलन है एकदम ठीक है, ऐसा होना चाहिए विल के अंदर, ताकि कल को कोई चैलेंज करे विल को तो आप बोल सको कि देखो इन्होंने जब विल बनाई थी ही वाज इन अ फिट माइंड एंड विद ऑल हिज फैकल्टीज अंडर हिज कंट्रोल ही हैज मेड हिज विल। उन्होंने अपनी इच्छा तब जाहिर की है, ये नहीं कि इन्होंने मेरे सिर पे पिस्तौल रखी हुई है और लिखो कि ये प्रॉपर्टी मैं इसके नाम पे देने वाला हूँ। तो वो फोर्स नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोर्शन नहीं है, तो फ्री विल के साथ बना, ये लिखा होना चाहिए विल में। क्योंकि इससे क्या होता है, कल को जब चैलेंज होती है तो ये सारी चीजें आती हैं। वो जो जैसे मान लो अगर विल में प्रॉपर्टी सारी मेरे नाम पे हो गई तो दूसरी पार्टी बोलती है कि ये तो जी साइकोलॉजिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, या इनके ऊपर ना जोर जबरदस्ती कराई गई, ना इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया। जैसे मान लो आप और मैं साथ में रहते हैं, ठीक है, और प्रॉपर्टी जो है मैंने सारी आपके नाम पे कर दी, आप मेरे घर पे काम करते थे और मैंने सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर दी, और बच्चे जो थे वो बाहर रहते थे, बच्चों ने बोला जी ये तो इन्होंने जोर जबरदस्ती कराई होगी, ये फ्री विल के साथ क्यों बनाएंगे, हम बच्चे थे, हमारे नाम पे देनी चाहिए थी उनको प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लेकिन वो बच्चे डेफिनेटली केस करेंगे कि नहीं ये विल जो तो लिखा भी रहेगा तब भी करेंगे केस करेंगे। अब उस समय क्या होता है कि विल की वैलिडिटी कैसे वैलिड होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विल चैलेंज होना, एक विल जो है रजिस्टर करा देनी चाहिए, जो कि लॉ में मैंडेटरी नहीं है कि आपको विल को रजिस्टर कराना ही है, कहीं जरूरी नहीं लिखा है। आपने विल जो है, अच्छा विल में ये भी लिखा होना चाहिए कि ये आपकी लास्ट विल है, क्योंकि विल जो है आप कभी भी चेंज कर सकते हो। आप अपने मृत्यु से पहले
20 बारी विल बना सकते हो, 100 बारी विल बना सकते हो। इवन मरने से 1 घंटे पहले भी अगर अपने कागज पे लिख दिया और साइन कर दिए तो वो फाइनल विल मानी जाएगी। इससे पहले बेशक आपने रजिस्टर्ड विल भी करा रखी हो। तो आप कह रहे हो कि विल के जितने भी चाहे आप वर्जन्स बना सकते हो, बार बार अपडेट कर सकते हो, हर जो लास्ट वर्जन है वही फाइनल माना उसमें जाए। ऐसा लिख दे कि ये लास्ट वर्जन है, दिस Yes. वन सुपरसीड्स ऑल द प्रीवियस वर्जन्स। ऐसा लिखना चाहिए ताकि कल को कोई लेके आए कि देखो जी मेरे पास में भी एक विल है। ऐसा भी हो सकता है कि 2020 में एक विल बनाई थी, 2024 में एक विल बनाई और 2025 में मेरी डेथ हुई। करेक्ट। मैं 2020 की बिल लेके जा रहा हूँ कि देखो जी ये मेरे पास में बिल है और ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है। अब कल को मेरा जो है आपके साथ में लड़ाई झगड़ा हो गया, मेरे को लगा था आप तो मेरा बहुत केयर करने वाले हो, लेकिन आप तो मेरे को जब आपको पता लग गया कि ऐसा कुछ होने वाला है या प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं है ऐसी कुछ भी, आपने मेरी केयरिंग करनी छोड़ दी या आपको लग रहा है कि हो सकता है कि मैं किसी और को दे दूं, तो मैंने बिल चेंज कर दी। जो लास्ट विल है वही मानी जाएगी, उससे पहले वाली विल सारी निरस्त हो जाती है। ये हर विल के विटनेसेस अलग अलग हो सकते हैं। यस, डजंट मैटर। डजंट मैटर। जो लास्ट विल है वो मानी जाएगी। तो आप विल का प्रोसेस बता रहे थे, आप कह रहे हो हैंड रिटन हो सकती है, टाइप हो सकती है, बस उसमें लिखा होना चाहिए कि आई एम ऑफ साउंड मेंटल एंड फिजिकल फैकल्टीज, ताकि बाद में चैलेंज नहीं हो। तो ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। बहुत सिंपल है। और आपके बिल में बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो भी प्रॉपर्टीज है, वेदर मूवेबल में आती हैं आपके बैंक अकाउंट, एफडी, शेयर्स, डिवेंचर्स, लॉकर्स, ये सारी चीजें आप मेंशन कर दीजिए कि मेरी ये चीजें और मैं ये चीजें किसको देना चाहता हूँ। वेग नहीं होनी चाहिए बिल के अंदर। मान लो मैं अपने सारे बैंक अकाउंट जो है, कुछ बैंक अकाउंट अपने एक बेटे को देना चाहता हूँ, कुछ बैंक अकाउंट जो है दूसरे बेटे को देना चाहता हूँ। नो एम्बिग्विटी है, कौन से बैंक अकाउंट देना चाहता हूँ। एसेट्स की लिस्ट क्लियर होनी है। एसेट्स की लिस्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब मेरे 4 मकान है, मैं अपने 2 मकान एक बेटे को देता हूँ और 2 मकान में एक मेरी बीवी को और एक बच्चे को देना चाहता हूँ। अब कौन से मकान देना चाहता हूँ, तो क्लैरिटी के साथ में, जितना क्लैरिटी रहेगा उतना ही डिस्प्यूट कम होगा। क्योंकि कल को क्या होगा, मान लो आज आपने दिया एक मकान तो है आपका सफ्तरजंग एन्क्लेव में, एक मकान है आपका कंझावला में, वैल्यूज अलग अलग है, एक मकान है आपका सुंदरनगर में और एक मकान है आपका जहांगीरपुरी में। अब जो 4 बच्चे और वाइफ है वो कहेंगे जी मेरे को सुंदरनगर वाला मकान चाहिए और बसंतपुर वाला चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने लिखा है कि मेरा सुंदरनगर वाला मकान मेरी वाइफ के पास में जाएगा, मेरा कंझावला वाला मकान मेरे छोटे बेटे के पास में जाएगा, मेरा ये वाला मकान जो है किसी और के पास जाएगा, वो कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे पास में ऐसा केस आया था जिसमें फादर की डेथ हुई, फादर ने विल करी, रजिस्टर्ड विल करी और उस विल में उन्होंने बोला कि मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी डॉटर इन लॉ के पास में जाएगी, छोटी डॉटर इन लॉ के पास। अच्छा। मेरे दोनों बेटों के पास नहीं जाएगी, मेरी वाइफ के पास नहीं जाएगी और मेरी बड़ी बहू के पास नहीं जाएगी। मतलब उन्होंने सारी प्रॉपर्टी, इट वाज वर्क्स करोर्स, सारी प्रॉपर्टी उन्होंने छोटी बहू के नाम पे कर दी। अच्छा। अब कोर्ट में जब केस गया, दोनों बेटों ने, उसमें से एक बेटे ने बोला कि भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं वाइफ के नाम पे कर दिया सारी प्रॉपर्टी। अब जो दूसरा बेटा था उसने कोर्ट में फॉर्जरी करी, उसने केस डाल दिया कि फादर की डेथ हो गई और ये फादर की डेथ के बाद हम लीगल एयर से 2 और मेरी मदर है और हमें प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जानी चाहिए। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि विल लिख देने से 100% आपकी इच्छा पूर्ति के हिसाब से आपके एसेट्स बढ़ जाएंगे आपके लाइफ के बाद। इट कैन ऑलवेज बी चैलेंज और wherever there is money there is feud। वो हमेशा ही रहता है। अब उसके बाद में मैं आपको जो केस बता रहा था, उसमें जिसके डॉटर इन लॉ के नाम पे प्रॉपर्टी गई थी, वो इंडिया में नहीं रहती थी। अच्छा। वो इंडिया में नहीं रहती थी। अब उसके बाद में जब उनको पता लगा कि ऐसा कोई केस चला है जहाँ पे, अच्छा, जो दूसरे भाई था, जो उनके देवर था, उसने बहुत स्मार्टली कोर्ट में डाला कि मेरी मदर भी अलाइव है और मेरे एक भाई है, तो इस प्रॉपर्टी के 3 हिस्से हो जाने चाहिए। मतलब वो एक हिस्सा जिसके नाम पे बिल थी उसके हस्बैंड को भी दे रहे थे। लेकिन जब उसकी वाइफ को पता लगा, जिनके डॉटर इन लॉ को पता लगा, उन्होंने कोर्ट में ऑब्जेक्शन डाला कि ये प्रॉपर्टी जो है ये बिल के हिसाब से जानी चाहिए। मेरे पास रजिस्टर्ड बिल है, इस बिल के हिसाब से सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हुई है, तो इनको हिस्सा मिलना ही नहीं चाहिए। तो क्या कोर्ट ने कैसे डिसाइड किया? वो डिड द विल सक्सीड और यस, द विल सक्सीड। द कोर्ट सेड कि ये गलत है। जब ये प्रॉपर्टी जो है डिवॉल्व हो गई है एज पर द विल, पहले क्या होता था, विल के लिए प्रोबेट भी कराना पड़ता था। हर जगह पूरे इंडिया में ना अब लॉ बहुत अलग था कि विल का प्रोबेट जो होता था सिर्फ मद्रास, बॉम्बे
और कलकत्ता में होता था। एक बार आप ऑडियंस के लिए अगर प्रोबेट का मतलब समझा दें आसान भाषा में, व्हाट डज प्रोबेट मीन? प्रोबेट का मतलब होता है जब विल जो होती है उसको आप कोर्ट से सर्टिफाई कराते हो, वेरीफाई कराते हो कि ये विल ठीक है, संतुलित है और एकदम वैध है। This is different from registration. This is different from We registration. come back to registration. So, This is ये a probate simple handwritten will भी है या registered will है, उसको कोर्ट में ले जाके उसका अगर आप probate करवाना पड़ेगा। प्रोबेट का मतलब होता है कोर्ट में उसको सील लगा देता है, वेरीफाई कर देता है ये बिल जो है बिल्कुल सही है और ये बिल के हिसाब से प्रॉपर्टी आगे डिवॉल्व होनी चाहिए। विल जब प्रोबेट होती है तो मान लो मैंने प्रोबेट करा रहा हूँ और मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है और बाकी सारे जो एयर्स हैं, क्योंकि जब भी प्रोबेट फाइल करते हैं तो कोर्ट जो है पब्लिक नोटिस भी निकालता है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन निकालता है। अच्छा। और कोर्ट बोलता है जितने लीगल एयर्स हैं उन सबको भी नोटिस दे दिया जाए ओके कि उनका कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। ओके अब जो ऑब्जेक्शन है, मान लो मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, मेरे नाम पे एक्स पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी पूरी मेरे नाम पे विल मेल कर दी है, ऑब्वियसली उसके जो घर वाले होंगे उनको ऑब्जेक्शन होगा, लेकिन कोर्ट कहता है कि आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है, आपको जो है उसके घर वालों को सबको नोटिस दो, जो लीगल क्लास 1 लीगल है उन सबको नोटिस दो, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करो, अंडरस्टूड, हिंदी और इंग्लिश कि इसके लिए आपने इस विल के लिए प्रोबेट डाला हो इस प्रॉपर्टी के लिए, और किसी का क्लेम है तो कोर्ट में आके ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। सी कोर्ट वांट कि जो डिस्प्यूट है एक ही बारी में सेटल हो जाए। अब सारे के सारे अपना ऑब्जेक्शन डालते हैं, कोई ऑब्जेक्शन डालेगा बिल झूठी है, कोई ऑब्जेक्शन डालेगा बिल ये जो है फेयर नहीं बनी थी, हम इनके लीगल एयर से इनका हिस्सा नहीं बनता है, कोई भी कुछ भी ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। अब कोर्ट कैसे प्रूव करेगी विल सच्ची है कि झूठी है? ये एक बहुत ही समझने की बात है कि कैसे पता लगेगा विल कौन सी वैलिड है। कोर्ट जो है वो तो सिर्फ कागज देख रही है। अब कोर्ट क्या करती है, आपके जो 2 विटनेस है दोनों में से एक विटनेस को कोर्ट बुलाएगी और कोर्ट पूछेगी कि आपके सामने विल साइन हुई थी, क्या आपने इस विल को देखा था कि जब आपने विटनेस में साइन किया, आप क्या ये ठीक मेंटल कंडीशन में थे, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं थी? ठीक है, तो जो विटनेस है वो बोलेगा, जरूरी नहीं है विटनेस को कंटेंट पता हो विल के, उनको जरूरी नहीं है कि ये पता हो कि बेनिफिशियरी कौन है, विटनेस सिर्फ इतना ही बता सकता है हाँ जी मेरे सामने विल इन्होंने साइन किए थे और मैंने ये साइन उनके ही है। अंडरस्टूड, ठीक है, अब कल को मैं बोल सकता हूँ ये सिग्नेचर इनके नहीं है। देखो बहुत सारे मैं तो कोर्ट में देखता हूँ लोग झूठी विल लेके आते हैं, तो ऑब्जेक्शन क्या डालते हैं कि सिग्नेचर मिसमैच है। अब जो लीगल एयर्स हैं वो दिखाते हैं मेरे फादर तो हिंदी में साइन करते थे, इन्होंने साइन तो इंग्लिश में कर रखी है, मेरे फादर तो अनपढ़ थे, ये बिल तो इंग्लिश में बनी हुई है, उन्होंने साइन कैसे कर दिए? तो बहुत सारी चीजें हैं, आप देखोगे कि बड़ी सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। देखो जो भी झूठ लिख कर रहा होगा ना उससे कहीं ना कहीं गलती जरूर होती है। तो एक्चुअली दिस इज अ इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर विल बनाते हुए आपने बोला है प्लेन पेपर पे आप विल बना सकते हैं, हैंड रिटन या टाइप कर सकते हैं, उसके बाद विल को रजिस्टर कराने का एक बार प्रोसेस भी कवर कर लीजिए कि उसको फिर रजिस्टर कैसे करवाते हैं। आई नॉट हर्ड यू से अभी तक कि इसमें कोई लॉयर या सीए का रोल है, नहीं, क्योंकि काफी लोगों को ये डाउट रहता है कि विल बनाना मे बी इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, लॉयर की फीस देनी पड़ेगी शायद इसलिए नहीं करवाते। तो एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझा दीजिए और इसमें लॉयर और सीए का कोई रोल या फीस होता है तो वो भी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए जनरली इसमें लॉयर और सी का कोई रोल नहीं है, लेकिन इट इज ऑलवेज एडवाइस कि आप एक वकील से सलाह जरूर ले लीजिए, क्योंकि आप हो सकता है कि देखो जैसे मैं बता रहा हूँ कि बिल के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब मैंने मेरे पॉडकास्ट देखे या किसी ने जो सुना उन्होंने बोला बिल तो मैंने लिख दिया, कागज में लिख दिया मैंने, सिंपल पेपर रख के अपने रहने पर रख दिए, अब कल को वो मेरी बिल मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन कल को आपने कोई एग्जीक्यूटर नहीं बनाया, किसी को पता ही नहीं बिल के बारे में कि विटनेस होने चाहिए, 2 विटनेस इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए, तो आपने वो लिखे ही नहीं, तो कल को चैलेंज हो जाएगी ना। आपने बिल बना दी और उसके जो कंटेंट्स हैं वो आपको क्लैरिटी जो है लॉयर और सीए या जो भी बना रहे हैं वो क्लैरिटी दे देंगे, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस बिकॉज वी सी ऑन अ डेली बेसिस कि किन ग्राउंड्स पे बिल चैलेंज हो रही है, किन ग्राउंड्स पे कोर्ट रिजेक्ट कर दे रही है कि बिल ठीक नहीं है। पहले आप सॉरी कॉस्ट बता रहे थे, आप कॉस्ट बताइए इसका कितना? बिल का कोई भी कॉस्ट नहीं है। विल बनाने का क्या कॉस्ट है, वो तो जो भी आप जिस भी लॉयर के पास जाते हैं उनकी जो प्रोफेशनल फीस होगी दैट विल वेरी। जो लॉयर जो अपनी फीस लेंगे कि बिल ड्राफ्ट करने के लिए, ताकि आप भी पढ़ पाओ, आपको क्लैरिटी, जो लॉयर्स ड्राफ्टिंग करते हैं वो बहुत क्लैरिटी के साथ में करते हैं, वो बहुत ही क्रिस्प बनाएंगे और समझ में आ जाएगी कल को। ठीक है, कहीं पे एम्बिग्विटी और वेग जो भी हो सकता है वो हटा देंगे, क्योंकि एक आम आदमी जब लिखता है तो उसको नहीं पता, वो बहुत सारी वेग चीज़ें भी लिख सकता है। तो हमारे पास में भी बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि विल बना दीजिए हमारी। अब मैं उनको बोलता हूँ आपको जो विल में लिखना है आप मेरे को एक ड्राफ्ट भेजिए, क्या लिखना चाहते हो। अब उसके बाद मैं उसकी लैंग्वेज को रिफाइन कर सकता हूँ,
लेकिन उनका इंटेंट क्या चाहते हैं वो मैं मोर क्लैरिटी के साथ में लिख सकता हूँ। अंडरस्टूड। ठीक है, वहीं पे लॉयर का रोल है, बाकी और कोई रोल नहीं है। अगर आप खुद लिख सकते हैं अपनी क्लैरिटी के साथ में, लेकिन चैट जीपीटी मत करिएगा। ये आजकल बहुत लोग सोचते हैं कि चैट जीपीटी कर लिया, वो उसमें आ गया। चैट जीपीटी से बहुत गलतियां होती हैं। चैट जीपीटी वो कभी नहीं समझ सकता जो एक लॉयर बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद समझता है। Understood. तो कॉस्ट जो है इसकी 500 रुपये रजिस्ट्रेशन है और 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, मतलब 600 रुपये टोटल खर्चा जो सरकारी। रजिस्टर कराने के लिए आप रजिस्टर कराने के लिए आपको सब रजिस्टर ऑफिस जाना पड़ता है, जहाँ प्रॉपर्टी करवाने बस, जाते हैं, same, रेंटल एग्रीमेंट्स करवाने same। जाते हैं। तो सरकारी खर्चा जो है 600 रुपये है। आपके वोटर आईडी कार्ड लगता है और आपका एक एड्रेस प्रूफ लगता है और आपके जो है फोटोज लगती हैं 2। बेसिकली रजिस्टर करवा लेने से एक एडिशनल गवर्नमेंट अथॉरिटी का यस, स्टैम्प, एडिशनल गवर्नमेंट अथॉरिटी का स्टैम्प लग जाता है। दूसरा, कल को बिल चैलेंज हुई तो कोर्ट जो है रजिस्ट्रार को बुलाएगी, सब रजिस्ट्रार को, अच्छा, कि आपके पास में ये बिल रजिस्टर है, ये वॉल्यूम नंबर है, ये बुक नंबर है, आप इसका रिकॉर्ड लेके आओ। आप लेके आओ रिकॉर्ड और हम वेरीफाई करेंगे कि हुई थी कि नहीं हुई थी। आजकल कहीं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में तो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि कल को चैलेंज हो जाए तो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा सकें कि ये सेम पर्सन थे, ये फैकल्टीज में थे अपने, ये होशोहवास में लिख रहे थे, बता रहे थे जब ये रजिस्टर कराने आए। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ, अब तो रजिस्ट्रार को थोड़ी याद रहेगा दिन में वो 10,000 रजिस्टर करा देगा। और आपके 10 साल बाद उनकी डेथ हुई, उनको याद रहेगा 10 साल पहले क्या हुआ था। रजिस्ट्रार भी चेंज होते, सब रजिस्ट्रार भी चेंज होते रहते हैं। तो उस टाइम पे वो वीडियो रिकॉर्डिंग काम आती है। उस टाइम की वीडियो रिकॉर्डिंग अगर उनके पास होगी तो वो दिखा देंगे, ये देखो ये खुद आए थे। कल को अगर फुल प्रूफ करना है तो एक एडिशनल स्टेप, यस, दिन रजिस्ट्रार के पास जाके, कितने 2 घंटे का काम है। अंडरस्टूड। आपको एक दिन पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वहाँ जाके वेरीफाई कराने हैं और वो रजिस्टर कर देंगे। कोई बहुत 2 विटनेसेस चाहिए होते हैं। उसके बाद सब रजिस्ट्रार के आगे जब गए, जब रजिस्टर होगी बिल, कोर्ट में चैलेंज हुई तो उस टाइम पे कोर्ट जो है सब रजिस्ट्रार को बुला लेगा और एक विटनेस से वेरीफाई करा देगा कि हाँ जी सही थे। आप जो दूसरे जो ऑब्जेक्शन करने वाले हैं वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि ये बताओ इसमें आपने जब गए थे कौन सी डेट को गए थे, का क्या लिखा था कंटेंट। इट इज़ नॉट नेसेसरी मैंडेटरी कि जो विटनेस है उसको बिल का कंटेंट पता हो। मैं बिल बना रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं उसके अंदर क्या लिख रहा हूँ किसी को भी पता लगे। ये मेरी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। लेकिन विटनेस, आप मेरी विटनेस बन सकते हो। आपने साइन, मैंने आपके सामने साइन किए, आप बोलोगे हाँ मेरे सामने साइन किए थे, मैंने देखा था, वो अपने पूरे होशो-हवास में थे। क्या लिखा उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन बिल मेरे सामने बनी थी, इस डेट पे बनी थी। लेकिन कोर्ट में आके क्या होता है, वो जो झूठी बिल होती है, जब विटनेस को बुलाते हैं उनको कुछ पता ही नहीं होता, कब बनी थी नहीं पता, वो चलते फिरते थे नहीं पता, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। झूठी बिल तो बहुत बनती है। मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, जब ये इतना सिंपल प्रोसेस है, हम अभी देखते हैं न्यूज में है इसलिए कि मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट का जो केस है, संजय कपूर का केस है, आई एम श्योर ही हैड अ लॉट ऑफ लॉयर्स का टीम बिहाइंड हिम, सपोर्ट हिम, इतने एसेट्स थे उनके पास, तो उन्होंने एक विल बनाई होगी। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये विल चैलेंज क्यों हो रही है? बेसिकली वेयर आई एम अराइविंग एट इज कि अगर विल में कुछ गड़बड़ नहीं है, अगर जेन्युइन विल है, तो कितने टाइम में आफ्टर द डेथ ऑफ द डिसीज राइटफुल लीगल हेयर्स को विल के हिसाब से एसेट्स मिल जाते हैं? टाइम कितना लगता है? 6 to 8 months। 6 to 8 months अगर कोई कॉन्टेस्ट नहीं है तो। यस। तो इस केस में इतना क्या इशू हो रहा है? बिकॉज वो अभी सब जुडिस है, हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। बिकॉज में जो है उनकी वाइफ ने बोला सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दी है। अब जो बाकी लीगल है उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि विल झूठी है। अब नाउ दैट इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। वही मैंने बोला ना, अब उसमें जो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्शंस को कोर्ट कंसिडर करेगी कि विल सच्ची है कि झूठी है। So it's a contested, It is a contested will. So unless it is proved, तब तक तो वो पेंडिंग है। तो now let's come to the question, 1-2 बड़ी मिस्टेक्स जो आप डे इन डे आउट देखते हो केसेस में लोग करते हैं अपनी विल लिखते टाइम, जिसमें बाद में डिस्प्यूट्स आप 100% होते हैं। सिग्नेचर मिसमैच। सिग्नेचर मिसमैच किस रिकॉर्ड से चेक होते हैं सिग्नेचर्स? आपने मान लो आपके सारे डॉक्यूमेंट में आप सिग्नेचर करते हो हिंदी में, आपने अपनी विल बनाई उसमें साइन कर दिया इंग्लिश में, ये होता कॉमन? हाँ, बहुत लोग करते हैं। बाकी सब डॉक्यूमेंट्स में आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके आजकल बैंक अकाउंट्स हैं या कहीं पे भी, आपने सिग्नेचर में स्ट्रोक ऊपर का मारते हो, अपनी जो बिल बनाई उसमें अपना सिर्फ नाम लिख दिया। नाउ जिसके पास में नहीं गए एसेट्स, जो अपनी विल को प्रोबेट करा रहा है, उसने तो बोला बिल्कुल जेन्युइन है, सच्ची है। और बाकी सारे जो जिनके पास में नहीं गई, जो लीगल एयर्स, उनको रीजन मिल जाता है, उनको रीजन मिल जाता है क्वेश्चन कि देखो इसको फॉरेंसिक में भेजा जाए, तो दैट विल टेक लॉन्गर। अब फॉरेंसिक में सिग्नेचर मिसमैच भी आ सकता है, हैंड राइटिंग में है तो हैंड राइटिंग मिसमैच आ सकता है। उसके अंदर मान लो उनके कोई प्रॉपर्टीज हैं,
अब मैं आपको एक ना बड़ा फनी एग्जांपल देता हूँ। मैं किसी का केस कर रहा था एक, उसमें किसी ने बोला कि ये प्रॉपर्टीज जो है मेरे हैं, मेरे फादर की डेथ हो गई, ये सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम पे रहनी चाहिए। अब जब उनकी डेथ हुई तो उनके आईडी पासवर्ड उनके भाई के पास में थे। अच्छा। उन्होंने सारे पैसे अपने चाचा जी के पास। चाचा के या, पास में थे, चाचा के पास में थे। चाचा ने सारे पैसे अपने अकाउंट में डाल दिए। अच्छा। ठीक है। अब जब कोर्ट में गए, कोर्ट ने बोला हाँ ये लीगल है, वाइफ है, बच्चे आ गए, इनको मिलनी चाहिए। बैंक, जब कोर्ट में हमसे बैंक अकाउंट डिटेल देते हैं कि ये बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, मेरे फादर के थे, अब ये पैसे मेरे को, अब उसका कोर्ट को कैसे पता नहीं कितने पैसे हैं। तो कोर्ट सारे बैंक्स को समन करता है जिन जिनका नाम है कि ये आप बताइए, इनके जो है डेथ हो गई है और ये लीगल एयर्स आए हैं, आप इनके एसेट्स बताइए कितने बैंक हैं। अब उनके पास में जब स्टेटमेंट थी उसमें थे करोड़ों रुपए। जब बैंक वाले लेके आए तो उसमें निकले 16 रुपए। तो बोला ये 16 रुपए कैसे रह गए? तो उनकी डेथ के बाद चाचा ने सारे पैसे निकाल लिए। अब चाचा ने पैसे निकाल लिए तो बोला चाचा ने कैसे निकाल लिए? चाचा ने बोला जी मेरे पास में एक बिल है। अच्छा। और बिल में उन्होंने जो अकाउंट, जो बेटे को पता थे, उन्होंने वो जो अकाउंट लिखे थे वही बिल में लिख दिया कि ये अकाउंट मेरे नाम पे हो गए। उसमें से कुछ अकाउंट बंद भी हो गए थे पहले ही, झूठी बिल। ठीक है, लेकिन केस अभी पेंडिंग है। अब वो अकाउंट बंद हो चुके हैं और उसके बाद जब धीरे धीरे केस बनने लगा, मेरे को पता लगा कि एक्स बैंक से वाई बैंक में ट्रांसफर, तो मेरे को पता लगा ये बैंक भी था। ये रजिस्टर्ड बिल का केस नहीं है। नहीं, रजिस्टर्ड बिल, अनरजिस्टर्ड बिल। तो आई थिंक वेयर वी आर गेटिंग एट इज कि रजिस्टर करवा लेना चाहिए बिल को, अदरवाइज काफी सारे झूठे विल्स बन सकते हैं, आपके जेन्युइन विल को चैलेंज किया जा सकता है। तो एक मिस्टेक तो हो गई सिग्नेचर मिसमैच। व्हाट अदर मिस्टेक यू सी जो कॉमनली लोग करते हैं विल बनाते समय? जो मैं एक देखता हूँ, एक तो सिग्नेचर मिसमैच है, दूसरा जो है कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, वेग बिल बनाए थे। एसेट्स को स्पेसिफाई नहीं करते कौन सा एसेट किसके पास में जाएगा। और मूवेबल एसेट्स और इमूवेबल एसेट्स जो है बहुत क्लियरली डिमार्केट कर देने चाहिए, वो नहीं करते हैं। मेरी 2 फैक्ट्रियां मैंने अपने बेटे के नाम पे दे दी है और 2 मकान थे, उसमें से एक मकान वाइफ को दे दो, एक मकान बेटे को दे दो। कौन सा मकान और कौन सी फैक्ट्री, डिटेल्स ही नहीं है, पर्टिकुलर्स ही नहीं है। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। अगर इसी यहाँ पे लॉयर काम आता है, जो लॉयर जो उसको क्लैरिटी दे देता है कि कल को डिस्प्यूट ना हो। क्योंकि देखो जो चले गए, जिनकी डेथ हो गई है, उनकी इच्छा क्या थी, वो उसको जो एक स्पष्ट रूप से लिखना, एक क्लैरिटी के साथ लिखना, वो लॉयर का काम होता है। बाकी लॉयर का कोई काम नहीं है इसमें कि बहुत ही ज़्यादा लीगल ज्ञान नहीं है इसमें, लेकिन वो क्लैरिटी आनी जरूरी है। तो वो एक लॉयर कर सकता है, उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। अगर आप खुद कर सकते हैं तो सिंपल एसेट्स हैं, अगर एक ही दुकान एक ही मकान है तो आप खुद भी कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स एसेट स्ट्रक्चर है तो नहीं। अब उसके बाद में बहुत सारे लोगों का ये भी रहता है कि कॉम्प्लेक्स नहीं। अब ये तो आपने बहुत सिंपल फैमिली का देख लिया, अब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फैमिली स्ट्रक्चर्स भी हैं कि मेरे जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज भी आ रही हैं, मेरी कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में भी चल रही है। अब कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकता है कि आज मैं 40 ईयर्स का हूँ, मैंने एक विल बना दी कि मेरे पास में एक ही दुकान है, एक मकान है, मैंने विल बना दी। व्हाट अबाउट कि मेरे फ्यूचर एसेट्स, कल को मैंने 4 मकान और खरीद लिए। आज तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे पास में 1 करोड़ ही थे, कल को शायद मेरी लॉटरी लग जाए, मैं 50 करोड़ का मालिक बन गया, मैंने 4 मकान और खरीद लिए। इसलिए विल को अपडेट, अब विल को अपडेट भी करना जरूरी है। मतलब ये नहीं कि अब कोई कहेगा कि जी विल तो एक ही थी, इसमें यही प्रॉपर्टी डिफॉल्ट की है, बाकी सब तो हमारी है। नहीं, मेक सेंस। ये इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग, तो विल के बारे में थैंक यू, आई थिंक काफी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया। एक काफी कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे पास काफी एसेट्स हैं तो मैं विल करूं कि गिफ्ट डीड करूं कि ट्रस्ट के थ्रू अपने लव्ड वंस या अपनी फैमिली को अपने एसेट्स दूं। सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट, किस केस में क्या करना चाहिए? इट इज एब्सोल्युटली इंडिविजुअल चॉइस। अगर मैं विल करता हूं तो विल प्रॉपर्टी जो है वो डिवॉल्व होती है आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। टेस्टेटर होता है जिसने विल लिखी है, ठीक है। उसकी मृत्यु के बाद उसके परिजनों को या उसके जानने वालों को या जिसके नाम पे वो करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, उनकी डेथ के बाद मिलेगी, जीते जी नहीं मिलती। कल को बोलो कि मेरी मदर ने मेरे नाम पे विल कर दी है, आज ये प्रॉपर्टी मैं बेचना चाहता हूँ, आई कैन नॉट। अंडरस्टूड। जब तक कि मदर अलाइव है वो प्रॉपर्टी पे आपका हिस्सा नहीं है। वो आफ्टर डेथ ही इफेक्टिव होती है, उससे पहले इफेक्टिव नहीं होती। जो गिफ्ट होता है, गिफ्ट में प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन गिफ्ट में आपकी स्टैम्प ड्यूटी लग जाती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसलिए कल को आपने मान लो, स्टैम्प ड्यूटी पे कंसेशन भी तो मिलता है कि नहीं, आपका स्टैम्प ड्यूटी जो है मिनिमम जो सर्कल रेट है वो तो देनी पड़ेगी। मेल फीमेल, जैसे आप मेल को दे रहे हो तो 6% प्लस 1% रजिस्ट्रेशन फीस, फीमेल को दे रहे हो 7% प्लस 1%, ऐसे जो रहता है। मेल 7% मेल के लिए, फीमेल के लिए 6% प्लस 1%।
तो 8% 7% वो स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। आप सर्कल रेट पे दोगे बेशक, लेकिन देनी पड़ेगी। बिल पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं, गिफ्ट पे स्टैम्प ड्यूटी लग जाती है। गिफ्ट जो होती है इरिवोकेबल होती है, मतलब आप उसको बदल नहीं सकते। आज आपने प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दी, गिफ्ट कर दी है, ये नहीं कि आप चेंज कर दोगे। ये एक्चुअली आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा पॉइंट उठाया, और बहुत सारे व्यूअर्स ने जो मुझे लिख के भेजा कि गिफ्ट, काफी केसेस भी हुए हैं ये वाले, है ना, कि गिफ्ट कर दिया मदर ने या फादर ने अपने बच्चों को, बाद में बच्चों ने ख्याल नहीं रखा पेरेंट्स का, तो देन पेरेंट्स अप्रोच द कोर्ट से कि हमने तो इस कंडीशन पे ही गिफ्ट किया था कि वो हमारा ख्याल तो कोर्ट्स ने इसमें ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच लिया है, और कोर्ट्स ने बोला है कि पेरेंट्स जो है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन गिफ्ट कर दिए है, और उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी पे करके दे दिया है। बच्चे अगर अपनी ड्यूटी फॉरगेट कर देते हैं, बच्चे जो है माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं, पेरेंट्स कैन रिवोक दैट गिफ्ट। पर उसके लिए कुछ मेंशन करना पड़ता है। हाँ, गिफ्ट डीड में लिखो कि मैंने ये स्पेशली मेंशन किया होना चाहिए गिफ्ट डीड में कि मैं ये आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन गिफ्ट तो कर रही हूँ ताकि कल को कोई डिस्प्यूट ना हो, और मैं चाहती हूँ, और मेरे एश्योरेंस दिया है मेरे बच्चों ने कि वो मेरा ख्याल रखेंगे, जिसके नाम पे मैं गिफ्ट कर रही हूँ, कि वो मेरे को टिल माई लाइफ टाइम दे विल टेक केयर ऑफ मी, एंड इन केस इफ दे डू नॉट देन दिस गिफ्ट डेट विल बी रिवोक्ड। क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो रेमंड्स के सिंघानिया जो थे, उनका ये केस हुआ था, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पे दे दिया था, एंड वी ऑल नो हाउ इट एंडेड। अंडरस्टूड। तो वो जो है पेरेंट्स जो हैं वो ये कॉशन है कि आप गिफ्ट करते हो तो आप प्लीज़ ध्यान रखो कि आपके बच्चे आपका ख्याल रखें, और तब आप रिवोक कर सकते हो, नहीं तो गिफ्ट डीड जो है इरिवोकेबल होती है। और तीसरा क्वेश्चन आपने पूछा ट्रस्ट के लिए। ट्रस्ट जो है, फैमिली कैन मेक अ ट्रस्ट। नाउ यू वुड वांट कि आपकी सारी प्रॉपर्टीज जो है ट्रस्ट में रहे, कोई बेचे ना, और वो ट्रस्टीज के सिग्नेचर्स के बिना ना जा पाए आगे। हाँ, उसके जो मेन प्रॉफिट है, उससे जो किराया आता है, वो सब ट्रस्टीज जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पास जाता रहे। यू कैन मेक अ ट्रस्ट ऑल्सो, ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के पास रहेगी, और ट्रस्ट के जो फंक्शंस रहेंगे, जो ऑब्लिगेशन रहेगी, वो सारे फुलफिल। एंड द बेनिफिशियरीज कैन बी द ट्रस्टीज आल्सो। यस। तो इसमें ज्यादा टैक्सेशन बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, आई एम अज्यूमिंग। इसके लिए अगर यू हैव कॉम्प्लेक्स एसेट स्ट्रक्चर, तो अल्ट्रा रिच एंड रिच दे यूज द ट्रस्ट स्ट्रक्चर मोर। ऐसे अल्ट्रा रिच और रिच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज ऑल अबाउट समबडीज विजन, हाउ दे वुड वांट their property to devolve upon the next generation or to whom they want to give. So it is not ultra rich or rich, because I've seen people with very minimalistic assets also going for the opting for the trust, or somebody who is very rich also going for the will deed registration or gift deed. और कोई बेनिफिट जो ट्रस्ट के केस में हो, जो विल एंड गिफ्ट डीड से बेटर हो? What makes trust a better option? There is no such trust makes a better option. It is a individualistic. मैं कहूँगा सबकी अपनी इच्छा है कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी के साथ में कैसे हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी जो है इंटैक्ट रहे, कोई बेच ना पाए, सबके ट्रस्टीज के सिग्नेचर होने चाहिए। कल को मैंने गिफ्ट कर दिया, वो तो अपना अपना शेयर बेच सकते हैं ना। अब मैं ट्रस्टीज बना दिए हैं, ट्रस्ट बना दिया कि वो कोई बेच नहीं सकता एक दूसरे के कंसेंट के बिना पे, तो वो सब चीज़ें हैं। अंडरस्टूड। मेरे पास एक ऑडियंस मेंबर ने क्वेश्चन लिख के भेजा। आई लास्ट द क्वेश्चन एज इट इज, आई जस्ट रीड इट आउट टू यू, आप मुझे बताइए। तो ये मुझे लिखा है एक 45-year-old वुमन ने, who say that my husband and I, they lived in a joint family structure where my husband worked in the family business. We lost the husband 3 months back to cancer. I am although a nominee in his bank accounts and life insurance, but what are my rights? And she's also explained the other members in the family are husband's parents, मदर फादर हैं, एक छोटे भाई हैं, एंड सिस्टर इन लॉ, भाई की वाइफ है। तो व्हाट शी इज वांटिंग टू नो इज दैट व्हाट आर हर राइट्स, दैट देयर इज अ सर्वाइविंग ब्रदर, बट व्हाट विल शी गेट। अब इसमें जो है, उनके ब्रदर जो हैं वो क्लास 1 लीगल एज में नहीं आएंगे, उनके फादर भी नहीं आएंगे, सिर्फ उनकी मदर आएगी और उनकी वाइफ आएगी। ये तो हो गई कि जो हस्बैंड ने खुद प्रॉपर्टी बनाई थी, बट आई थिंक व्हाट शी मीन्स इज कि जो फादर की जॉइंट बिजनेस है इनका, जो फादर की प्रॉपर्टी है, फादर की प्रॉपर्टी में भी, फादर की प्रॉपर्टी में तो उनका कोई हिस्सा नहीं है जब तक कि हस्बैंड का, अब हस्बैंड नहीं है तो हस्बैंड का जो भी जब तक फादर अलाइव हैं तब तक नहीं है। फादर की डेथ के बाद में आएंगे, फादर की डेथ के बाद वाइफ को शेयर मिलेगा। ये सर्वाइविंग वाइफ ऑफ द सन, यस, and the other son, yes, they will be equal, yes, they will be equal. legal heirs. हाँ, लेकिन अगर वो चाहती हैं कि जीते जी मेरे को उनका हिस्सा मिल जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को उनके फादर का शेयर मिलना था, वो नहीं होगा क्योंकि फादर अलाइव है। नाउ दैट विल अगेन सब्जेक्ट टू फादर अपनी विल बना देते हैं या फादर ट्रांसफर कर देते हैं शेयर,
then she will not get. And क्योंकि वो प्रॉपर्टी जॉइंटली है और फादर की है, हस्बैंड की जॉइंट प्रॉपर्टी तो नहीं थी ना वो, नहीं, हस्बैंड की नहीं, वो फादर का बिजनेस है, फैमिली बिजनेस फादर है. का बिजनेस है. तो बेसिकली यू आर सेइंग इफ ही मेक्स अ विल इन फेवर ऑफ द son who's हाँ. living now, तो she will get nothing. Yeah. That And is- in case he passes away without a will, then Yeah. she will get the equivalent share जो उनके husband Yes. को मिलना था, Yes. वो मिलेगा उनको. थैंक यू सो मच. You're most आई welcome. थिंक आपने बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर किया, बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे You're most welcome. ऑडियंस के, होपफुली सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, और कुछ रह गए और वो तो काफी केसेस कम हो जाएंगे कोर्ट में. सो आई होप दिस हेल्प एंड थैंक यू सो मच फॉर लॉगिंग इन. यस, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू.